वरना कहीं तुम आनंद की उम्मीदों के खिलाफ अपना फैसला बदलकर घर गृहस्थन बनने के बजाय नेता बन जाओ। नहीं प्रगति, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सारी मेहनत तो अपनी जिंदगी को संवारने के लिए ही कर रही हूँ ना। लेकिन तुम्हारी जिंदगी तब संवरेगी जब तुम और आनंद एक हो जाओगे। ये भी सच है। तो फिर तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? प्रगति, इस ब्याह में एक विगमन है। विगमन? हाँ विगमन, हम अभी शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसी ने तुम्हें बहकाया तो नहीं? नहीं, किसी ने बहकाया नहीं, बस हमारे कर्तव्य ने यह समझाया कि हम अभी शादी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगा। हाँ है, कारण तो है, और वो कारण हो तुम। मैं? अंजू, मैं तो हमेशा चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो जाए। आखिर मैं कारण कैसे बन सकती? ये तुम मुझसे नहीं, आनंद से पूछ लो, वही बताएंगे तुम्हें। तुम क्यों नहीं बताती मुझे? प्रगति बेटी। ईसा भाई, मूसा भाई, आदाब। जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें खूब खुशियां दे। प्रगति, तो मैं अब चलती हूँ, बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है। भाई माफी चाहता हूँ, कहीं तुम्हारे किसी जरूरी काम में रुकावट तो नहीं डाल दी हमने? बिल्कुल रुकावट डाली है, बल्कि आपके यहाँ आने से पूरा कामकाज ठप हो गया। कैसी बातें करते हैं आप? भाई ये तो नाराज हो गई। सही कह रही है ये ईसा भाई, आपको ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। तो फिर कैसी बात करनी चाहिए भाई? जिस बात के लिए आए हैं वो बात बताइए ना। वो बात थोड़ी है, वो तो खबर है। खबर? और खुश खबर है। तो सुनाइए ना। भाई खुशखबरी नहीं, हम ऐसे नहीं सुनाएंगे, पहले तुम्हारा मुंह मीठा करेंगे भाई। लो ये। तो अब खुशखबरी ये है कि तुम खाला बनने वाली हो। क्या? और हम दोनों नाना बन रहे हैं। अल्लाह मुबारक करे खुशी आपको। कहाँ है सनोबर? सनोबर घर में है बेटा। मैं आज शाम को घर पर आ रही हूँ। जरूर आना, क्योंकि हम भी दावत की तैयारियां कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस दावत की तैयारियों में तुम हमारे साथ शरीक हो। किस बात की दावत? अरे सनोबर की गोद भराई है भाई कल, और गोद भराई धूमधाम से करेंगे। पूरी दुनिया को न्योता दे रहे हैं। और हाँ बेटी, एक काम तुम्हारे जिम्मे सौंपना चाहते हैं। राजेश को तुम हमारी तरफ से न्योता दे देना। मैं क्यों दूं? आप लोग ही दे दीजिए ना। लेकिन भाई तुम हमारी बेटी हो और हम सब एक दूसरे का काम बांट रहे हैं, तो ये काम हमने तुम्हारे जिम्मे सौंपा है। क्यों मूसा? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ईसा भाई, ये काम तो तुम्हें करना ही होगा। अब क्या सोच रही हो बेटी? सोचना क्या है, आपने कह दिया तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं और आज शाम को घर पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। खुश रहो। What a pleasant surprise! भाई आज हमारे घर का रास्ता कहाँ से भूल गई? बैठने के लिए नहीं कहोगे? ओह, I'm very sorry. Please sit down. दरअसल मैं तुम्हें दावत देने आई थी। दावत? किस बात की दावत? एक खुशखबरी है। भाई अगर खुशखबरी है तो जल्दी से सुना दो। सनोबर माँ बनने वाली है। क्या? हाँ, और कल ईसा भाई के यहाँ सनोबर की गोद भराई है। तुम्हें भी इस फंक्शन पर आना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये तो औरतों का फंक्शन है। अब मैं ये नहीं जानती ये औरतों का फंक्शन है या मर्दों का। क्या हुआ? रुक क्यों गई? मैं इसलिए रुकी कि एक औरत होते हुए मैं ये नहीं जानती थी, और तुम एक मर्द होकर ये जानते हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो हमारी बीबीसी रूपा के जरिए मुझे पता चला। दरअसल हमारे मोहल्ले में ऐसे फंक्शन आए दिन होते रहते हैं,
लेकिन ये फंक्शन तो ईसा भाई के घर है, वो खुद क्यों नहीं आए मुझे दावत देने? ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस घर की बेटी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। आप इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? देख नहीं रहा हूँ प्रगति, सोच रहा हूँ। क्या इस सोच से मेरा ताल्लुक है? जाहिर है कि मेरे सोचने का केंद्र तुम ही हो। तब तो मैं नहीं पूछूंगी कि तुम क्या सोच रहे थे। पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोच पर किसी का बस नहीं चलता। नहीं, ऐसी बात नहीं। क्यों? क्या तुम्हारी सोच पर तुम्हारा बस चलता है? राजेश, मैं वो सोचती ही नहीं हूँ जो हो ही नहीं सकता। प्रगति, इंसान सोचे या ना सोचे, जो बात होने वाली है वो तो होकर ही रहती है। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही। आओ, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूँ। गोद भराई की रस्म भी तो करनी है। चलो उठो। ये लो समझा जी, ये मुबारक काम आप अपने हाथों से कीजिए। दीजिए। मुबारक हो। मुबारक हो आपको भी। भाई सनोबर, मुझे तो भांजा चाहिए। बस करो, भांजा हो या भांजी, ये तो अल्लाह मियाँ के हाथ में है ना। हाँ, पुराने जमाने तो लग गए, और बेटी कोई बेटे से कम थोड़ी है। बिल्कुल। और हमारे अब्बास को तो बेटी ही चाहिए। ठीक है, जब अब्बास भाई वापस आएंगे मैं खुद उन्हें मुबारकबाद दूंगी। फिलहाल मैं अहमद भाई और जफर भाई को मुबारकबाद देकर आती हूँ। ये मुबारक हो। मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशन ईसा भाई। शुक्रिया बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशन अहमद भाई, अब दादाजी बनने वाले हैं। हाँ बेटी, खुदा का लाख लाख शुक्र है, उसने ये खुशी का दिन दिखाया। अच्छा ये बताइए कि जफर भाई की खुशखबरी आप कब देने वाले हैं? भाई जफर मियाँ है और इनके क्लिनिक, मैं तो कह कहकर इनसे हार गया। हालांकि रिश्तों की कमी नहीं है, अच्छे घराने, नेक सीरत और खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं। नेक तो ठीक है, खूबसूरत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे फेमस प्लास्टिक सर्जन जो है 1 मिनट में प्लास्टिक सर्जरी करके उसे खूबसूरत बना देंगे। भाई ये तो लाख रुपए की बात की है प्रगति बेटी ने, और वैसे भी लड़कियों में सूरत से ज्यादा सीरत देखी जाती है। ईसा भाई 1 मिनट, हम इतने इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं और जफर भाई कुछ कह ही नहीं रहे। क्यों जफर भाई, क्या ख्याल है? अभी तक तो कुछ सोचा भी नहीं। तो सोचिए ना। अरे बेटी, क्यों भरी महफिल में उसे शर्मिंदा कर रही है। वैसे जफर मियाँ तुम्हारी अब खैर नहीं है, अगर दिल में कोई बात है तो कह डालो। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले मुझे एक वादा चाहिए कैसा वादा बेटी? कि लड़की मेरे चॉइस की होगी। भाई ये वादा तो जफर मियाँ ही कर सकते हैं, क्यों जफर बेटे? कहिए ना जफर भाई, वादा रहा? वादा रहा। तो मिलाइए हाथ। चलो, ये भी डिसीजन डिसाइडेड। हाय विक्रांत। हाय। ये क्या है? आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ तुम्हारे पास। किस चीज की तैयारी? किस चीज की तैयारी मतलब? तुम टेनिस के चैंपियन हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टेनिस खेलना सिखाओ। देखो मधु,
सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से या रैकेट खरीदने से खेलना नहीं आ जाता। टेनिस सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिजिकल फिटनेस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वक्त की पाबंदी। आज मैं पूरे जोश और पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। टेनिस तो मुझे हर हाल में सीखना है, उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी सो मैं करूंगी। और रहा सवाल वक्त की पाबंदी का, उसका मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। देखो मधु, अगर हम अपने सोने और उठने का टाइम तय कर लें तो स्टडी के साथ साथ खेलने का भी वक्त निकाला जा सकता है। यस बॉस, मैं आपकी इंस्ट्रक्शंस बराबर से फॉलो करूंगी और आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। तब तो मैं तुम्हें टेनिस जरूर सिखाऊंगा। थैंक यू। तुम जानते हो विक्रांत, तुमसे अच्छा कोच तो मुझे और कहीं मिल ही नहीं सकता था। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। शाम को मिलते हैं, आज ही से स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू। शाम को भूलना मत। शाम को। ओके, बाय। बाय। हाय पिंकी। मधु क्यों आई थी तुम्हारे पास? टेनिस सीखने आई थी। और तुमने उसे टेनिस सिखाने का वादा कर दिया? हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, जो गेम मुझे आता है वो दूसरों को सिखाना चाहिए ना मुझे। तो सिखाने के लिए सारे कॉलेज में एक मधु ही रह गई थी। ये क्या कह रही हो तुम पिंकी? हम स्पोर्ट्समैन हैं और हमें इस मामले में ब्रॉड माइंडेड रहना चाहिए। स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट को नहीं भूलना चाहिए। जिसने मुझे टेनिस सिखाया है उसने ये बात मुझसे कही। उसने जो भी कहा हो, तुम मधु को टेनिस नहीं सिखाओगे। मगर क्यों? क्योंकि मुझे उसकी नीयत पर शक है। वो टेनिस के बहाने तुम्हारे करीब आना चाहती है, तुमसे दोस्ती बढ़ाना चाहती है। ओह नो पिंकी, नॉट अगेन। विक्रांत, तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसके दिल में है। खोट है उसके दिल में। पिंकी, यार मधु हमारी फ्रेंड है। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। I don't like that girl. Do you understand? पिंकी, पिंकी रुक जाओ। पिंकी रुक जाओ। विक्रांत, मुझे लगता है पिंकी नाराज होकर चली गई। शायद उसे ये पसंद नहीं है कि तुम मुझे टेनिस खेलना सिखाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे पिंकी का दिल बहुत अच्छा है, उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं। वो थोड़ा उबाल है, शाम तक ठीक हो जाएगा। नहीं विक्रांत, मैं तुम्हारे और पिंकी की दोस्ती में आड़े नहीं आऊंगी। मैं शाम को आने वाली थी, लेकिन अब नहीं आऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो मधु? शाम को तुम आ रही हो? लेकिन पिंकी। अरे कुछ नहीं, उसे मैं समझा दूंगा। शाम को तुम आ रही हो, ओके? ओके, मैं आऊंगी। बाय। बाय। ओम विश्वम्बिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। 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 लो, दवा खा लो। शकुंतला, अब मुझे इसकी क्या जरूरत है? मेरी बीमारी तो बेटी की जुदाई थी, वो मुझे मिल गई। अब मैं ठीक हो गई, अब मुझे दवा की क्या जरूरत? माँ, ये दवा नहीं, विटामिन की कैप्सूल है। लेकिन शकुंतला, ये है तो दवा ना। मैं इसे निगलते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बीमारी को निगल रही हूँ। माँ, मैं डॉक्टर हूँ। तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छा जानती हूँ। अब देखो, ज़्यादा नानुकर मत करो और खा लो छोटू। ठीक है भाई, तू कहती है तो खा लेती हूँ। ला। ज़रूर प्रगति होगी। ये प्रगति की बैल नहीं है। अच्छा जी, तो चलिए ये भी देख लेते। नमस्ते शकुंतला दीदी। नमस्ते भैया, आओ बैठो ना। जी। अरे विकास। पाए लगो माँ जी। अरे जीते रहे बेटा, जीते रहे। बैठ बैठ। क्या बात है, आज बहुत दिनों के बाद याद आई माँ की? हाँ देखिए ना माँ जी, ये तो मेरी बदकिस्मती है। अब कहने को मैं खुद को आपका बेटा कहता हूँ, लेकिन आपके पास आने में मैंने इतनी देर लगा दी। क्या कह रहा है तू? सच ही तो कह रहा हूँ माँ जी। दरअसल मुझे आपके पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था। क्या कह रहे हो विकास तुम? दीदी,
अब ये मेरी बदनसीबी नहीं तो और क्या है। माँ जी इसी शहर में हैं, लेकिन अपने बेटे से दूर हैं। तो कहना क्या चाहता है? माँ जी मैं आपको लेने आया हूँ। लेने आए हो? भैया क्या मतलब है तुम्हारा? दीदी आज से माँ जी हम लोगों के साथ रहेंगी। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं हो सकता माँ। दीदी ये तो कुछ हालात ऐसे थे और हम लोगों की मजबूरियां थी। माँ जी प्रगति जब हमारे पास आई थी तो वो बिल्कुल अकेली थी। हालांकि उसको पता चल गया था कि आप कहाँ हैं, लेकिन वो आपसे क्यों नहीं मिल सकी, हो सकता है इसमें उसकी कोई मजबूरी हो। और दीदी हम लोगों के साथ क्या हुआ ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं भी जेल में था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं दीदी। तो तुम क्या समझते हो, हम क्या कोई गैर हैं? अगर ये तुम्हारी माँ है तो हमारी कुछ नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही है तू बेटी? मुझ पर तो सबसे ज्यादा तेरा हक है। तो माँ समझाओ ना इन्हें, कैसी बातें कर रहे हैं ये? दीदी तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखो एक ब्याहता बहन के घर में माँ का रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन विकास भैया, पराशर भी तो इन्हें अपनी माँ मानते हैं। दीदी बात समझने की नहीं है। मैं माँ जी को अपने साथ अपने लिए नहीं लेकर जा रहा हूं, प्रगति के लिए लेकर जा रहा हूं। क्योंकि दीदी मुझे लगता है कि मैं एक भाई का फर्ज अदा नहीं कर पा रहा हूं, और ये काम मैं तभी कर पाऊंगा जब माँ जी हमारे साथ रहने लगेंगे। प्रगति ने जिस तरह से हालात बदले हैं वो अपने आप में एक सरप्राइज है। दीदी अब प्रगति को भी तो अपना घर बसाना है, तो जाने उसके मन में क्या है। जरूरत तो हमें है दीदी, ये हमारा फर्ज है कि हम प्रगति को समझाएं, उसकी जिंदगी में जो कमी है उस कमी को पूरा करें। शकुंतला दीदी इस वक्त हमें जज्बात से नहीं बल्कि सब्र से काम लेना चाहिए। अपने बारे में नहीं बल्कि प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। और आज प्रगति को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी माँ की है। भैया तुम माँ को मुझसे छीनने आए हो? शकुंतला बेटी तू रो मत, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी बेटी। शकुंतला दीदी अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके दिल में माँ के लिए कितनी इज्जत है, आप माँ जी को कितना प्यार करती हैं। नहीं विकास भैया, तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अपने निजी स्वार्थ में प्रगति को तो भूल ही गई थी। अगर माँ मेरे पास रहेगी तो नुकसान तो प्रगति का ही होगा ना। उसे वो खुशी नहीं मिल पाएगी जिसकी वो हकदार है। शकुंतला अरे बेटी तू तो मेरे लिए प्रगति से ज्यादा है। अरे पगली मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर तेरी आंखों में आंसू नहीं। नहीं माँ, ये तो दस्तूर है। जब बेटी माँ से बिछड़ती है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। लेकिन माँ मुझे लगता है तुम्हारा वहीं जाना ठीक होगा। शकुंतला क्या कह रही है तू? ब्याहता बेटी के घर में माँ कैसे रह सकती है? और फिर तुम मेरे भाई के घर पे ही तो रहोगी ना, वो भी तो मेरा मायका ही हुआ ना। शकुंतला क्या तू ये सब सोच समझ कर कह रही है? हाँ माँ, तुम विकास भैया के घर जाओ। दीदी अगर आपको ये सब इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, माँ जी यहीं आपके पास रहेंगे। नहीं विकास भैया, तुम माँ को लेकर जाओ। मैं अपने मायके में माँ से मिलने आऊंगी ना। शकुंतला देखो आशा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हाजमा बहुत कमजोर है, लेकिन प्लीज प्रगति के सामने थोड़ी देर के लिए इसको सस्पेंस रहने दो। अच्छा पापा, नहीं कहूंगी कुछ। थैंक यू थैंक यू। मुझे लगता है आइए, नहीं तुम ही जाओ, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक। आइए आइए, बहुत बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा है। क्यों?
ऐसी कौन सी बात हो गई जो बेसब्री से मेरा इंतजार हो रहा है? अरे मैं ही नहीं, तुम्हारे भैया भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। इसका मतलब है कि जरूर कोई खास बात होगी। क्या बात है? अब मैं नहीं बताऊंगी, पूछ लो अपने भैया से। कहाँ है वो? बुलाती हूँ। विकास, तुम्हारी प्यारी बहना पधार चुकी है। आई सी। विकास भैया, क्या बात है? बात कुछ नहीं है प्रगति। तुम ये बताओ कि आज कौन सा दिन है? मंगलवार। अरे बाबा, मैं कैलेंडर वाले दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का दिन कोई क्या खास दिन है? खास दिन? नहीं तो। नहीं? प्रकृति, जरा एक बार और सोच लो। अरे मैं तो सोच समझ कर ही कह रही हूँ, आज कोई खास दिन नहीं है। लीजिए, इतनी बेसब्री से आप आज का इंतजार कर रहे थे और ये है कि याद ही नहीं है कुछ इन्हें। अरे कोई मुझे बताता क्यों नहीं कि आज खास दिन क्यों है, क्या दिन है आज? बताता हूँ, बता दो। बताना ही पड़ेगा। मेरी प्यारी बहना, आज तुम्हारा बर्थडे है, बर्थडे। अरे हाँ, हाँ, आज मेरा बर्थडे है। विकास भैया, आप सच कह रहे हैं, मैं तो बस भूल ही गई थी। ऐसा ही होता है प्रगति, जब इंसान जमाने की गर्दिश में उलझ जाता है ना, तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं तुम्हारा जन्मदिन? यस। और बहना, आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल चलता फिरता तोहफा लेकर आया। कहाँ है वो तोहफा? पहले बताओ वो क्या हो सकता है? जी नहीं मालूम। सोचो, गेस करो। मैं गेस नहीं कर सकती, अब बताइए भी। बताएं? ऐसे नहीं। पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, ईमानदारी से। बंद करो। आंखें बंद। 1 2 ओके। 3। मैं अभी आता हूँ। नो चीटिंग। हाँ, ओके। खोलो। 1 मिनट। अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। हाँ तुम? हाँ बेटी, मुझे विकास लेकर आया। और प्रगति, आज से माँ जी यही रहेंगी हमारे साथ। क्यों बहना, कैसा लगा जन्मदिन का तोहफा? भैया, जन्मदिन का इससे अच्छा तोहफा हो ही नहीं सकता। इस तोहफे के लिए तो मैं मुद्दतों तरसी। गांव से निकलने के बाद मैंने सोचा कि वहां के साए से मैं हमेशा वंचित रहूंगी। इस तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैं भी चाहती थी कि माँ हमारे साथ इस घर में रहे, लेकिन जब भी मैं माँ को यहाँ लाने के बारे में सोचती थी तो मुझे शकुंतला दीदी का ध्यान आता, क्योंकि जब ठाकुरों ने माँ को गांव से निकाला था तब शकुंतला दीदी ने ही माँ को सहारा दिया। भैया, हमें दीदी के जज्बात को भूलना नहीं चाहिए। देख प्रगति, जिस तरह तू मेरी बहन है उस तरह शकुंतला को भी मैं अपनी बहन मानता हूं। और शकुंतला दीदी को तो मैंने यही कहा था कि माँ अपने बेटे के घर जा रही है। इस तरह से ये घर भी शकुंतला दीदी का एक मायका हो गया। इसका सबका मतलब ये तो नहीं है कि शकुंतला दीदी से हम सबका रिश्ता टूट गया। बेटे, रिश्ता कभी किसी से नहीं टूट सकता, ना तुमसे और ना ही शकुंतला से। जब मुझे गांव छोड़ना पड़ा तो शकुंतला और पराशर ने मुझे सहारा दिया। उन दोनों ने मुझे अपनी माँ से बढ़कर समझा। और जब प्रगति को सहारे की जरूरत हुई तो आशा ने और तुमने उसे सहारा दिया। बल्कि प्रगति आज जो कुछ भी है उसमें तुम दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। विकास, तुमने एक भाई का ही कर्तव्य नहीं, एक बेटे का भी फर्ज पूरा किया है। ये क्या माँ जी, आप हमारे एहसान पे एहसान गिनाए चली जा रही हैं। और प्रगति ने, इसने जो हम पर एहसान किए हैं उसे क्या हम भुला सकते हैं? सच बात तो ये है कि आज अगर प्रगति नहीं होती तो मैं एक अकेली औरत ना तो अपनी बेटी को बड़ी कर पाती और ना ही इज्जत से जी पाती।
आप ही सोचिए, जिसका पति जेल में हो उसे दुनिया किस नजर से देखती है। आशा, ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब भाई हमें प्रगति के जन्मदिन के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अच्छा माँ जी, आप अपनी बेटी को आशीर्वाद तो दीजिए। जीती रहे बेटी, जीती रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बहन। थैंक यू। हाँ दिन मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। एक मिनट, इस बार मैं देखता हूँ कि कौन है। हाँ अभी आया। हेलो विकास भैया। हाँ हो राजेश, आओ अंदर आओ। देखो प्रगति कौन आया है। नमस्ते माँ जी। जीते रहे बेटा। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो प्रगति। थैंक यू। ए राजेश, एक बात पूछूं? पूछो। आज प्रगति का जन्मदिन है, ये बात तो खुद प्रगति को याद नहीं थी, सिर्फ मुझे और आशा को याद थी। भाई ये तुम्हें किसने बताया कि आज प्रगति का जन्मदिन है? विकास भैया, ये बात तो मुझे भी याद नहीं कि मुझे किसने बताया, कब बताया कि आज प्रगति का जन्मदिन है। हाँ, मुझे इतना जरूर मालूम है कि ये जो तारीख है ना 5 सितंबर, इसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। राजेश, मैं भी तो इतनी एहसान फरामोश नहीं हूँ कि तुम्हारे और वकील साहब के एहसान में भूल जाऊं। अगर आज मेरा जन्मदिन है, अगर आज मैं जिंदा हूँ, तो ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है। अरे यार, तुम दोनों बस यूं ही एक दूसरे के बारे में बात करते रहोगे, जन्मदिन के बारे में भी कुछ सोचोगे? राजेश, भाई आज प्रगति का जन्मदिन है, मेरे ख्याल से आज एक जोरदार जश्न होना चाहिए। नहीं, क्यों? कोई जश्न नहीं होगा। जितने लोग यहाँ हैं, हम एक साथ खाना खाएंगे। अब वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा भी एक सजेशन है। वो क्या? ये खाना हम लोग बाहर होटल में चल के खाएंगे। अच्छा, होटल छोड़ो, कम से कम मुंह तो मीठा कर लो पहले। अरे तो करवाइए ना, जल्दी लाइए मिठाई। चलो बैठते। आओ राजेश, आओ। बैठ। लीजिए माता। लीजिए, मिठाई आ गई। बोले आप प्रगति को अपने हाथों से खिलाएं। बहुत अच्छी मिठाई है, अब मैं सबको खिलाऊंगी। सबसे पहले माँ जी को। ये है मेरी माँ जी के लिए और ये है भाभी जी के लिए और ये है मेरे भैया के लिए और ये थैंक यू। अरे अब कौन है? मैं जानती, गौरव के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। जन्मदिन मुबारक हो दीदी। तुम्हें मेरा जन्मदिन याद आया? कैसे भूल सकता हूँ दीदी, बरसों से मैं इंतजार कर रहा था इसी दिन का कि कोई तो तुम्हारा जन्मदिन आए जब मैं तुम्हें खुद मुबारकबादी दे सकूं। और आज वो दिन आ गया। मैं भगवान का किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं कि आज मेरा खोया हुआ परिवार मुझे मिल गया है। नहीं, एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि अगर ये भाई बहन का प्यार थोड़ा टाइम और इसी तरह चलता रहा ना, तो बेचारा ये भाई भूखा मर जाएगा। आई एग्री। आई फील कि हम सबको आज इस खुशी के मौके पर होटल में जाके खाना खाना चाहिए। किसी को कोई एतराज? क्यों गौरव? नहीं, मुझे नहीं। प्रगति, तुम्हें? ऐसे खुशी के मौके बार बार तो नहीं आते, मुझे कोई एतराज नहीं। माँ जी, आपको कोई एतराज? नहीं बेटे, नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं। भाभी जी, आपको? मुझे क्यों एतराज होगा? हाँ भी इन्हीं को इतराज होने लगा। कम से कम आज शाम के लिए तो इनको किचन के काम से छुट्टी मिल जाएगी। कौन हो तुम? किसने चलाया तुम्हें? कोई तो होगा तुम्हारा।
चलो हॉस्पिटल ले चलो इसे। डॉक्टर जफर, आप तो जानते ही हैं हॉस्पिटल्स की कुछ फॉर्मेलिटीज है, उन्हें पूरा कर दीजिए। जी जरूर। मगर ये है कौन? डॉक्टर साहब, ये मुझे रास्ते में अधजली हालत में मिली, इसलिए मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। वैसे तो मैं जानता हूँ ये पुलिस केस है, इनका एडमिट होना भी मुश्किल था, लेकिन ये सब आपके सहयोग से हुआ। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं इनके घर इत्तला किए देता हूँ। तो आप इसके माँ बाप को जानते हैं? जी नहीं, मैं इनके माँ बाप को तो नहीं जानता, लेकिन लड़की ने बेहोश होने से पहले अपने पिता का नाम बताया और वो जहाँ काम करते हैं मैं उनको जानता हूँ। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं इनके माँ बाप को बुला देता हूँ। ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। हेलो। हेलो प्रगति, मैं जफर बोल रहा हूँ। हाँ जफर भाई बोलिए। एक बुरी खबर है। क्या बात है? तुम्हारे यहाँ कोई मिस्टर धर्मेश त्रिपाठी काम करते हैं? हाँ काम करते हैं। क्या हुआ उन्हें? उन्हें नहीं, उनकी बेटी को। कि बेटी को? हाँ, बात यह है वो मुझे रास्ते में मिली थी, चली हुई। क्या कह रहे हैं आप? मैंने उसे अस्पताल पहुंचा दिया है। कौन से हॉस्पिटल में? नेशनल हॉस्पिटल। जफर भाई एक काम कीजिए, आप वहाँ मेरे लिए वेट कीजिए, मैं त्रिपाठी जी को इन्फॉर्म करके फौरन वहाँ आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। ओके जी। हेलो। हेलो त्रिपाठी जी, मैं प्रगति बोल रही हूँ, आप फौरन नेशनल हॉस्पिटल आ जाइए। मगर बात क्या है प्रगति? देखिए कुछ भी पूछने का वक्त नहीं है, आप वहाँ फौरन आ जाइए और आंटी को भी अपने साथ लेकर आइए। मगर प्रगति, देखिए प्लीज, मैं वहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ, आप फौरन वहाँ आइए। ओके। हेलो डॉक्टर स्मिता। हेलो। मैं आप ही से मिलने आ रहा था। डॉक्टर साहब, पेशेंट के बचने की क्या उम्मीद है? चांसेस तो 50-50 हैं, बचने की उम्मीद भी है। जिस्म बहुत जल गया है, ब्रेन एंड हेड के पोर्शन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, मगर सूरत इतनी बिगड़ चुकी है कि पहचानना मुश्किल है। ओह नो। डॉक्टर जफर घबराइए मत, टेक इट इजी, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। उस लड़की के घर वालों से कांटेक्ट हुआ? जी डॉक्टर साहब, उसके माता पिता आते ही होंगे। सफर भाई, उस लड़की की हालत कैसी है? डॉक्टर स्मिता तो बता रही हैं कि बचने की उम्मीद है। लेकिन उसे जलाया किसने? मैंने तो बस इतना देखा कि वो रास्ते में जलती हुई भाग रही थी। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उसकी आग बुझाने की कोशिश की। फिर मैंने उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा। उसने अपने पिता का नाम बताया और बेहोश हो गई। पर उसे जलाया किसने? प्रगति। त्रिपाठी जी, ये है जफर भाई। जफर भाई, ये है लड़की के माता पिता। मगर बात क्या प्रगति? त्रिपाठी जी, अब आपसे क्या छुपाना। जफर भाई, आपकी बेटी को अधजली हालत में रास्ते से उठाकर यहाँ लेकर आए। बाजू नहीं, अपने आप को संभालो बाजू। नहीं। क्या उसे देख सकते हैं? आप अभी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो इंटेंसिव केयर में है, हालत नाजुक है, बेहोश है वो, और सूरत इतनी बुरी तरह जल चुकी है कि पहचानना मुश्किल है। इस हादसे के जो जिम्मेदार है ना, उन्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी अगर ये लड़की बच भी गई तो अपना चेहरा देखकर जीना नहीं चाहेगी। डॉक्टर जफर, जब आप डिस्पेंसरी गए थे तो यहाँ पुलिस आई थी पेशेंट का बयान लेने। वो बेहोश थी, इसलिए उसका बयान नहीं ले पाए, इसलिए वो दोबारा आएंगे। डॉक्टर साहब, यू रिक्वायर्ड। ओह, एक्सक्यूज मी प्लीज। डॉक्टर, मुझे अपनी बेटी से मिलने में दीजिए प्लीज। आप नहीं मिल सकते।
मैं ना हूँ डॉक्टर, एक बार मुझे बेटी सॉरी आप नहीं मिल सकती प्लीज। पेशेंट को देखने दीजिए प्लीज। प्लीज डॉक्टर, आई टेक द रिस्पांसिबिलिटी। पर देखिए, दूर से ही देखिएगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा, उसकी हालत बहुत खराब है। आइए। डॉक्टर, मेरी बच्ची बच तो जाएगी। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, वो बच जाएगी। पर डॉक्टर का तो कहना है कि जब वो अपना जन्म मुंह देखेगी तो जी नहीं सकेगी। देखिए त्रिपाठी जी, मैं एक सर्जन हूं और मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसको एक नया चेहरा दूंगा। डॉक्टर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा डॉक्टर। एहसान कैसा है, ये तो मेरा फर्ज है। प्रगति जी, मैं डिस्पेंसरी जाता हूँ, वहाँ पेशेंट मेरा इंतजार करते होंगे। पर अगर ऐसी कोई बात आन पड़े तो मुझे फोन कर लीजिए, बेझिझक। Calm down. आइए बैठते हैं। Calm down. त्रिपाठी जी, संभालिए अपने आप को। त्रिपाठी जी, अगर मुझे ठीक से याद है तो उस दिन जब आप आंटी से फोन पर बात कर रहे थे तो इसी बेटी के बारे में बात कर रहे थे। यही वो बदनसीब लड़की है। उस दिन जब ससुराल से घर आई तो ससुराल वालों से बहुत मारा पीटा था। मारा पीटा क्यों? वही तहेज की लानत। जब भी वो ससुराल से घर आती, उन लोगों की मांगे होती थी। वैसे तो मैं दहेज प्रथा के विरुद्ध हूं, मगर अपनी बेटी की तकलीफ देखकर मैंने उनकी सब जायज और नाजायज मांगे कबूल की। मैंने कभी अपनी बेटी को खा लिया, ससुराल वापस नहीं जाने दिया। इस बार जब वापस लौटी तो उसने जिद करी कि मैं खाली हाथ वापस ससुराल जाऊंगी, और वो वापस गई। मगर एक लाश बनकर वापस लौटे, लाश बनकर वापस लौटे। आंटी जी, मैं पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती, लेकिन संबंध सोच समझकर किए जाते हैं। ऐसे लोगों से आपने बेटी का रिश्ता जोड़ा है क्यों? जिसमें शादी तय हुई थी तो मुझे नहीं लगता था कोई इतने कमीने लोग हैं। शादी से पहले तो वो बहुत अच्छे थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने एक एक करके अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जैसे बेटी विदा होकर ससुराल पहुंची तो उन्होंने अपनी मांगे शुरू कर दी, और जब मैंने उन्हें टाला तो उन्होंने मेरी बेटी को मारना शुरू कर दिया। मैं अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देख सका और मैंने उनकी सारी मांगे पूरी की। मैं समझता था कि मैं इससे अपनी बेटी की खुशियां खरीद रहा हूं, उसकी खुशी खरीद रहा हूं मैं, लेकिन नहीं, ये सिलसिला जारी रहा, आज तक जारी रहा। लेकिन त्रिपाठी जी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप
आपने उन लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ा? शादीशुदा लड़की को कैसे घर में बिठा था? समाज का डर जो था। और समाज के डर में आपने अपनी बेटी की जिंदगी बलि चढ़ा दी। त्रिपाठी जी, आपने दहेज के लालचियों को मौका दिया है। आप जैसे माँ बाप ससुराल वाले के नाजायज मांगों को पूरी करके उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं, और इसका शिकार बनती हैं बेटियां जो जुल्म के भेंट चढ़ जाती हैं। खैर, बिमला के ससुराल वाले कौन है? उसका पति रतनपुर के मुखिया दयाराम शरद का बेटा है। क्या? क्या तुम उसे जानती हो? जानती ही नहीं, अच्छी तरह से पहचानती भी हूं। उसने मेरे भी सीने पर जख्म लगाए हैं। क्या कह रही हो तुम? त्रिपाठी जी, ये वही दयाराम शरद है जिसने मेरी माँ को जलील करके धक्के मार के गांव से निकाल दिया था। तब से वो मेरा दुश्मन बन गया था और मैं उसे सजा देना चाहती थी, लेकिन इस बार उसने एक ऐसा पाप किया है जिसके बाद उसे सजा ना देना कुदरत के कानून के खिलाफ है। मैं उसे सजा दूंगी। मैं उसे एक ऐसी सजा दूंगी कि वो मौत मांगेगा और उसे मौत नहीं मिलेगी। ठाकुर साहब! ओ ठाकुर साहब! क्या बात है मुखिया? इतने घबराए हुए क्यों? ठाकुर साहब, बहुत निकट संकट में आए और इस संकट से कौन बचा सकत है तो वो आपको बचा लो सरकार। क्या बात हुई है? सरकार, बात तो घर की थी पर अब थाने तक पहुंच गई। खुलकर बता, पूरी बात क्या है? वो कहा है सरकार कि हमारी बहुरानी जल गई। क्या बहुरानी जल गई? मगर कैसे? वो अपनी माँ के घर गई रही। अब लड़का लोगों को तो आप जानते हैं, कौन फरमाइश कर दिया होगा। अब वो आई गई खाली हाथ, तो तैस में आके लड़का ने उसको जला दिया। बच गई या मर गई? अधमरी हालत में रही सरकार। कोनो डॉक्टर बाबू को उठाई के अस्पताल ले गए पर वो बेहोश है। उसके बचने की उम्मीद है? भगवान से तो यही प्रार्थना करते हैं सरकार कि वो मर जाए। अगर वो बच गई तो वो अपना बयान पुलिस में दे देगी, और पुलिस में बयान देने का मतलब है कि हम और हमारा इकलौता बेटा दोनों के दोनों फांसी लग जाएंगे सरकार। तुम और तुम्हारा बेटा ही नहीं मुखिया, तुम्हारी पत्नी भी नहीं बचेगी, पूरे खानदान को फांसी लग जाएगी। ऐसा ना कहो ठाकुर साहब, तनिक हमारे ऊपर दया दृष्टि रखो, हमको बचा लो सरकार। मेरी समझ में नहीं आता मुखिया कि तुम्हारे जैसे समझदार आदमी ने इतना कच्चा काम कैसे किया। मार डालते उसे। उसकी मौत का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता, कोई बयान नहीं होता, लेकिन तुमने तो अपने पीछे सारे सबूत छोड़ दिए हैं। सरकार, यही कारण तो हम आपकी शरण में आए हैं। एक बार हमको बचा लो सरकार। वैसे भी हजूर के आरे वक्त में हम बहुत काम आए हैं। एहसान मत जता मुखिया, तूने जो भी काम किया है मैंने उसकी पूरी कीमत चुकाई है तुझे। फिर भी तू मेरा आदमी है, मेरा वफादार, तुझे तो बचाना ही होगा। तो कौन उपाय बताए दो सरकार। मुखिया, हजूर, तू इंस्पेक्टर तिवारी से जाकर मिल और उसके थाने में रिपोर्ट लिखा कि मेरी बहू घर से भाग गई है, घर के सारे जेवरात लेकर। घर के सारे जेवरात लेकर भागने की रपट। और ये रिपोर्ट इस हादसे से 2 दिन पहले की होनी चाहिए। अच्छा, पर वो इंस्पेक्टर तिवारी हमरे कहे से खबर रिपोर्ट लिख लेंगे क्या? तेरे कहने से नहीं मुखिया, हमारे कहने से लिखेगा। तू जाकर उससे मिल, मैं उससे फोन पे बात कर लेता हूँ। जी मालिक। सुन मुखिया। हाँ मालिक। ये इंस्पेक्टर तिवारी बड़ा ही लालची आदमी है।
खाली हाथ जाएगा तो बुरा मान जाएगा। ये ले, चाय पानी के पैसे दे देना उसे। जी मालिक। और जल्दी जा, इस काम में देरी ना कर। जल्दी जा। वो क्या ओके सर, हो जाएगा काम। राइट सर। राम राम सरकार। हम कहीं राम राम। अरे बिना पूछे कैसे जाए? चलो बाहर। का हम अंदर आई सकते हैं सरकार? हाँ। राम राम सरकार। तुम्हारा इनाम दयाराम शरद है। हमारी वो बदनसीब आदमी है सरकार। वो लड़की तुम्हारी बहू है? हाँ सरकार, अभी हम ठाकुर साहब के घर से आ रहे हैं, वही भेज रहे हैं आपके पास। आया था ठाकुर साहब का फोन मेरे पास। तब तो ठाकुर साहब जौन बात कहे हैं वही रपट में लिख दो। अरे इतना आसान है क्या रपट लिखना? हाँ? मुझे भी तो जवाब देना पड़ता है ऊपर वालों को। जरा सी ऊंच नीच हो गई तो मेरा गला फंसेगा ना। और ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, पूरे स्टाफ को भरोसे में लेना पड़ता है। और मैं तो ये बात ठाकुर साहब की मान लूं, ये क्यों मानेंगे? हाँ, ये तो हमें जानेगा सरकार, यही खातिर तो ठाकुर साहब ये नजराना भेजे आपके पास। तो क्या करना है? वो कहा है सरकार कि ये हादसा जो हुआ है कल 5 सितंबर का, वो अब हम चाहते हैं कि आप ही रिपोर्ट लिखा हो कि 3 सितंबर के दिन हमारी बहू हमारे घर से सब जेवर लेकर के भाग गई। ठीक है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख लूंगा। धन्यवाद सरकार। क्या नाम है तुम्हारी बहू का? बिमला गंगाराम शरद। बिमला गंगाराम शरद। ठीक है, तुम जाओ। ख्याल रखा, दया दृष्टि रखा, हम बहुत गरीब आदमी है सर। अरे कहा ना, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। धन्यवाद सरकार। जयचंद, क्या बात है सर? 3 तारीख की दोपहर को कौन से साहब थे ड्यूटी पर? 3 तारीख को? वो तो अपने वागले साहब थे। वागले साहब? अरे वो तो अपने यार हैं। अच्छा सुन, 3 तारीख की डायरी में एक रिपोर्ट लिख लेना। क्या रिपोर्ट है साहब? रिपोर्ट लिखने वाला है दयाराम शरद, उसका बेटा है गंगाराम शरद। लिखना यह है कि 3 तारीख की दोपहर को उनकी बहू घर में झगड़ा करके सारे जेवरात लेकर भाग गई। मगर साहब 2 दिन पहले की डायरी में कैसे लिखी जा सकती है? ये तो... अरे जयचंद, तेरे लिए भी चाय पानी का इंतजाम है। ये ले, रख ले, जल्दी से जाकर रिपोर्ट लिख। ठीक है साहब, अभी लिख देता हूँ रिपोर्ट। जा, शाबाश। कहिए, क्या बात है? एक लड़की को जला दिया गया है। वो लड़की नेशनल हॉस्पिटल में है। क्या इस केस की तफ्तीश तुम कर रहे हो? हाँ, मैं ही इस केस की तफ्तीश कर रहा हूं। ये है मिस्टर त्रिपाठी, उस बदनसीब लड़की के पिता। ये रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं कि उस लड़की को उसके ससुराल वालों ने जला दिया है। क्या जला दिया? यस इंस्पेक्टर। मगर इसकी वजह है दहेज। उस लड़की के ससुराल वालों ने 10,000 रुपए की मांग की थी। जब उस लड़की ने 10,000 रुपए देने से इनकार कर दिया, उन लोगों ने उसे जला दिया। अब हम रिपोर्ट इसलिए लिखवाना चाहते हैं ताकि गुनहगारों को सजा मिल सके। उस लड़की का नाम क्या है? बिमला।
और उसके ससुराल वालों? पति का नाम गंगाराम शरद, ससुर का नाम दयाराम शरद। क्या? दयाराम शरद? तो क्या ये लड़की दयाराम शरद की बहू है? क्यों, तुम नहीं जानते? मुझे कैसे मालूम होगा? जब मैं तफ्तीश के लिए गया तो वो लड़की बेहोश थी और अस्पताल में उस लड़की के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो फिर तुम दयाराम के बारे में कैसे जानते? वो इसलिए कि दयाराम, एक मिनट, जयचांद। जी सर। 3 तारीख को जो साहब अपनी बहू के बारे में रिपोर्ट लिखवाने आए थे, क्या नाम था उनका? जी उनका नाम दयाराम शरद था साहब। दयाराम शरद। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। जानते हो उन्होंने क्या रिपोर्ट लिखवाई थी? कि उनकी बहू घर के सारे जेवरात लेकर भाग गई है। ये झूठ है, गलत है, सर से इल्जाम है उस पर, बल्कि उन लोगों ने चलाया है। झूठ कैसे हो सकता है? ये रिपोर्ट 3 तारीख को दर्ज हुई है और लड़की जली है 5 तारीख को। उस लड़की की तलाश तो पुलिस को भी है, क्योंकि उस पर घर के सारे जेवरात लेकर भागने का इल्जाम है। इंस्पेक्टर तिवारी, इसका मतलब है कि तुम भी उन लोगों से मिले हुए हो। प्रगति! तुमने रिश्वत खाई है, तुम भी गुनहगार हो। मैं इस थाने का इंचार्ज हूँ और तुम मेरे ही थाने में आकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अंजाम जानती हो इसका? क्या कर लोगे तुम? थाना इंचार्ज की बेइज्जती करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा, समझे? माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर। कानून तुम्हारे घर की खेती नहीं है जो किसी को भी अंदर कर लिया। मेरी एक बात ध्यान से सुनना इंस्पेक्टर, प्रगति एक शरीफ और इज्जतदार औरत, अगर उसके साथ ऐसा वैसा बर्ताव किया तो ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना तुम्हारी वर्दी। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश कुमार। मिस्टर राजेश, तुम भी सुन लो, मैं कानून का नौकर हूं, तुम्हारा नहीं, और इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूं। मेरे काम में रुकावट डालने और मेरी वर्दी की बेइज्जती करने के जुर्म में मैं तुम्हें भी अंदर कर सकता हूं, समझे? अपना ये शौक भी पूरा करके देखो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर तिवारी, मुजरिमों का साथ देकर तुम बहुत पछताओगे। पछताओगी तो तुम प्रगति, मेरे काम में रुकावट डालकर और मुझे धमकी देकर, समझी? ये धमकी नहीं है, आज नहीं तो कल तुम्हारे झूठ का पोल खुल जाएगा। जब वो लड़की होश में आएगी ना और सच्चा बयान देगी तो फिर तुम्हारी ये झूठी रिपोर्ट ना तुम्हारी और तुम्हारी इस वर्दी की दुश्मन बन जाएगी। और एक और बात याद रखना, ये दहेज का मामला है। मुजरिमों का साथ देकर खुद मुजरिम बन गए हो, उन्हें तो सजा मिलेगी ही, लेकिन तुम भी सजा से बच नहीं पाओगे। जिस तरह उस लड़की को जला दिया गया है, ठीक उसी तरह मैं भरे बाजार में तुम्हें खड़ा कर दूंगी और कहूंगी कि यही है वो रिश्वतखोर इंस्पेक्टर जिसने वो दहेज के मुजरिमों का साथ दिया था। और हाँ, फिर मैं तुम्हें जनता के सामने जलती हुई चिता में झोंक दूंगी और फिर मैं देखूंगी तुम्हारे जिंदा जलने का तमाशा।